project. So here we will create a Kotlin file. सर स्क्रीन गायब हो गई सर. Is it not visible? नो सर, स्क्रीन गायब हो गई. Is it now visible? यस सर, इट इज. Okay. So now here we will create a new Kotlin class file. We will name it Kotlin1. So we will create our main function. तो आज हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स से हम शुरुआत करेंगे. ऑपरेटर्स, फंक्शंस, एक्सप्रेशंस और लूप्स. तो सबसे पहले ऑपरेटर्स होता क्या है? तो जिन वेरिएबल्स में हम डेटा स्टोर करते हैं, उन वेरिएबल्स पर कुछ मैथमेटिकल हो, चाहे कंपैरिजन हो, चाहे इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ऐसे ऑपरेशंस करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसे ऑपरेटर्स कहते हैं. तो ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. अरिथमेटिक, कंपैरिजन, इन इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, लॉजिकल, इंक्रीमेंट एंड ऑगमेंटेड असाइनमेंट्स. तो हम शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से. पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे. तो कल सबको समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं. फिर भी बताता हूँ. तो यहाँ वैल डिक्लेयर करना, वैल मतलब वैल्यू. तो वैल्यू मतलब इस ए वेरिएबल का जिस ये रेफरेंस टाइप है, ये रेफरेंस है उस वेरिएबल को. तो वैल मतलब इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं कर सकते. और अगर हमें इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते रहनी है आगे, तो इसको हम वैर देंगे, ऐसा वैर. पर अभी हम इसी वैल ही रहने देंगे. और फिर इसका डेटा टाइप इंट हो, फ्लोट हो, डबल हो, एक्सेट्रा. और इनिशियलाइज कर देंगे 5, 6 ऐसे. तो पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. तो हम इसे सेव भी कर सकते हैं इस सी वेरिएबल में. और ये हो गया हमारा एडिशन ऑपरेशन. या प्लस साइन देके ए प्लस बी. तो एडिशन ऑपरेशन इसमें किया गया है प्लस ऑपरेटर का यूज करके. ये भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है और इसका रिजल्ट सी वेरिएबल में स्टोर हुआ है. और अब हम सी वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, हमें आउटपुट मिल जाएगा. तो हमारा आंसर है 11. 5 + 6 = 11. तो हम इसी तरह से दूसरे ऑपरेटर्स भी देखेंगे, माइनस, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस. तो
डिवीजन का हम बाद में देखेंगे, क्योंकि डिवीजन में हमें फ्लोट वैल्यू लगेगी, तो हम फ्लोट का अलग अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करके फ्लोट और मॉड्यूलस ऑपरेशन करेंगे। तो ये सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। इससे सब्ट्रैक्ट होकर ये वैल्यू आती है 1, 5, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये स्टार एस्टरिस्क, तो ये मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है। तो 5 इंटू 6 30, तो ये हमारा 30 प्रिंट हुआ। तो अब हम डिवीजन के लिए फ्लोट डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू इंट में शायद अगर कम हो, जीरो से अगर कम हो 0.11 समथिंग, तो डायरेक्टली जीरो आती है, क्योंकि हमने यहाँ ए वेरिएबल और बी वेरिएबल को इंट में डिक्लेयर किया, इसीलिए। तो अब हम फ्लोट में डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल्स। तो ये साइन डिवीजन की है, इससे डिवीजन होता है। तो ये हमारा डिवीजन का आउटपुट है 12, आई थिंक सो समथिंग इज रॉन्ग, सॉरी, डी डिवाइडेड बाई करना चाहिए था हमें। यस, अभी हमें करेक्ट आउटपुट मिल गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर मतलब हमें रिमाइंडर मिलता है। टू, तो 5 से अगर 12 को डिवाइड किया तो डायरेक्टली मतलब 5 का मल्टीपल 10 है, तो उसको माइनस 12 से माइनस करके रिमाइंडर जो बचता है वो 2, तो हमें 2 मिलता है। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। तो ये हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज किस लिए होता है, तो अगर दो वेरिएबल्स है तो उनकी वैल्यू को कंपेयर करके वो हमें बूलियन वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट रिटर्न करता है। तो अब हम पहला देखेंगे कि ग्रेटर देन, तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। तो जो ये वैल्यू देते हैं हमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर करने के बाद, तो वो बूलियन फॉर्म में होती है। बूलियन फॉर्म मतलब ट्रू या फॉल्स। तो अब देखेंगे, तो ये हमें दे रहा है फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए 6 है और बी 7 है, तो ए इज नॉट रियलिटी में ए इज नॉट ग्रेटर देन 6, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को ये फॉल्स फॉल्स दर्शा रहा है। तो ये होगा ग्रेटर देन ऑपरेटर। अब इसके बाद देखेंगे हम कि लेस देन। तो ये लेस देन ऑपरेटर को ट्रू दे रहा है, क्योंकि ए वाकई में 6 है और बी 7 है, तो ए वाकई में बी से कम है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अगर हम
ये वेरिएबल का वैल्यू चेंज करके बी का चेंज करके अगर 6 रखें तो ये ट्रू आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी इक्वल है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। और अगर हम इसकी वैल्यू ए की वैल्यू चेंज करके 8 रख दें तो भी ये ट्रू ही आएगा, क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। एटलीस्ट इक्वल टू होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम हो गया तो फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स। तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। वैसे ही लेस देन इक्वल टू, तो ये हमें दे रहा ट्रू। तो लेस देन 5 और 5 लेस देन 6 है, तो इसलिए हमें ट्रू दे रहा है। उसके बाद हम देखेंगे इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑपरेटर्स। तो ये कंपेयर करेंगे कि वाकई में जो दो वेरिएबल्स हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये वाकई में इक्वल टू है या नहीं है। तो ये भी हमें बूलियन वैल्यूज में ही अपना रिजल्ट देंगे। तो इधर से ही उठाएंगे। तो ये है इक्वालिटी ऑपरेटर। तो ये हमें बताएगा कि वाकई में ए और बी इक्वल है या नहीं है। तो अभी ये ए 5 है और बी 6 है, इक्वल नहीं है तो फॉल्स देगा। पर अगर ये ए की वैल्यू 6 होगी तो ये ट्रू दे देगा। ठीक है, इसके बाद इनइक्वालिटी ऑपरेटर। इनइक्वालिटी ऑपरेटर हमें क्या दे देगा कि ए और बी अगर अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू दे देगा। तो ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि ये इक्वल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये अगर अगर ये दोनों भी अनइक्वल है तो ये ट्रू दे देगा। ट्रू दे दिया। तो अभी तक इसमें कुछ डाउट है किसी को? चैतन्य, मला एक डाऊट आहे. तिथे आपण जे यूज केले व्हॅल त्याच्यानंतर ए सेमिकोलन इंट लिहाय, राईट? इज इट हम्म। टाइप कास्टिंग और आर वी स्पेसिफाइंग दैट इट इज इंट ओनली? व्हाट इज इट लाइक? बिकॉज टाइप we are explicitly specifying it as int. सो लाइक कॅन वी से इट इज अ टाइप कास्टिंग? बिकॉज वरती आपण कुठं असं मेन्शन नाही केलंय पहिलं, बट वी हॅव म्हणजे मागच्या सेशनचं डायरेक्टली. म्हणतोयस का तू? मागच्या सेशनचं? हॅलो हा बोल ना. प्रितेश, मागच्या सेशनचं म्हणतोयस का रेफरन्स तू? नाही नाही, आता वर पण डायरेक्ट आपण असाइन केलं ना व्हॅल्यू. हे असं का? हा, हे तो त्याच्यामध्ये पण आपण यूज करू शकतो हे सेमिकोलन टाकून. नाही, कॉटलिन कंपायलर काय करतं? कॉटलिन कंपायलर हे डायरेक्टली इन्फर करतं. जर आपण एक्सप्लिसिटली जर फ्लोट किंवा एंड दिलं नाही तर ह्याचा जो रिझल्ट आहे त्याचा डेटा टाईप हे घेतं, म्हणजे डिव्हिजन हे व्हेरिएबल आहे ना, तो ह्याचा जो रिझल्ट येईल, ह्याचा जो डेटा टाईप असेल तो डायरेक्टली घेतं हे. आणि जर आपल्याला एक एक्सप्लिसिटली डिक्लेअर करायचं असेल तर आपण असं करतो. असं काही टाईप कास्टिंगचं हे नाहीये. ओके ओके ओके, चालेल. ओके. काय दुसरे डाउट्स आहेत का? हेलो, एनी डाउट्स? नाही नाही, मला तर नाही. ओके माझं झालं क्लिअर. ओके. तो अब हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले है लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली हम यूज किस लिए करते हैं? क्योंकि अगर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, मतलब अब तक हम चेक कर रहे थे दो वेरिएबल्स के बारे में, तो अगर हमें मल्टीपल 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स को एक ही साथ में अगर चेक करना है तो इसलिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं।
तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बूलियन में वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंडीशन दे देंगे, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और उसके बाद ये है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर का कंडीशन क्या है कि ये जो दो कंडीशन हमने रखी है ये भी कुछ ट्रू या फॉल्स में बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगी। तो लॉजिकल एंड क्या कहता है कि बोथ बोथ मस्ट बी ट्रू। ये जो दोनों वैल्यू है ये दोनों भी वैल्यू ट्रू ट्रू होनी चाहिए, तभी रिजल्ट ट्रू होगा, वरना रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। एक भी अगर इसमें फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे रिजल्ट। तो फॉल्स हो गया क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी। तो सबसे पहले यही कंडीशन फॉल्स हो गई, ए इज ग्रेटर देन बी। तो 5 तो बी से लेस है, तो ये फॉल्स हो गया। बी इज ग्रेटर देन सी, ये भी फॉल्स है। तो हम इसे इसे ट्रू वाला कंडीशन करते थे, सी इज ग्रेटर देन बी। ये कंडीशन ट्रू वाली हो गई, पर फिर भी रिजल्ट हमें फॉल्स दिखाएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, फिर भी हमें फॉल्स दिखा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि दोनों अगर ट्रू हो गए तो क्या होगा। अब हमें ट्रू दिखा रहा है, तो यही है कि दोनों भी कंडीशन अगर ट्रू है तब हमें ट्रू दिखाएगा, ट्रू वैल्यू। तो हम इसे कमेंट आउट करेंगे। तो अब हम देखेंगे लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर की तो लॉजिकल और ऑपरेटर का क्या है कि उसमें एटलीस्ट एटलीस्ट अगर एक भी ट्रू हो गया तो सारे, तो इसका रिजल्ट जो है लॉजिकल और ऑपरेटर का ये ट्रू हो जाएगा। तो ये है लॉजिकल और ऑपरेटर का साइन ये। तो इसमें से अगर एक भी ट्रू होगा तो जो आने वाला रिजल्ट है वो ट्रू हो जाएगा, और अगर दोनों भी फॉल्स हो गए तो इसका रिजल्ट फॉल्स होगा। तभी बस एक ही कंडीशन, अगर दोनों भी अगर फॉल्स है तभी इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो हम देखेंगे, तो ये ट्रू है, तो अब हम दोनों को भी फॉल्स में रख देंगे। अब ये दोनों भी फॉल्स है क्योंकि ए तो बी से ग्रेटर नहीं है, 5 है, ये 6 है, और बी भी सी से ग्रेटर नहीं है क्योंकि ये 6 है, बी 6 है और सी 10 है। तो इसके बाद आता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट एक नेगेशन 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 इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन। तो इसमें क्या है कि एक ही कंडीशन डालनी होती है। तो अगर हम इसमें प्लस अगर डालते हैं, अगर इसमें प्लस डालते हैं तो इसको जो आने वाला रिजल्ट होता है वो नेगेट होके आता है। मतलब क्या, अगर प्लस डालेंगे तो ये माइनस होके आएगा। अगर अगर ट्रू डालेंगे तो ये फॉल्स होके आएगा। अगर इसकी वैल्यू अगर फॉल्स है तो ये नेगेट होके रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा। तो हम देखेंगे, तो ये ट्रू आ रहा है क्योंकि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ए 5 है, बी 6 है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो ये पहले ही फॉल्स हो गया, और नेगेट होके तो ये फॉल्स का ट्रू हो गया, इसलिए ये आंसर इसका ट्रू आ रहा है। तो ऐसे ही हम इसका उल्टा देखते हैं, तो ये ए इज लेस देन बी, ये ट्रू है, और ये नेगेट होके आएगा फॉल्स, ये आ गया फॉल्स। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्या है, तो इसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि इसको हम बढ़ाएंगे, इसमें हम चेंज करेंगे। हमने पहले से ही ई डिक्लेयर किया हुआ है,
इसलिए ये दे रहा था। तो अब सबसे पहले इंक्रीमेंट के भी दो टाइप होते हैं, तो ये हम देखेंगे पहला टाइप। तो ये पहला टाइप क्या 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 बताता है कि प्लस प्लस एक्स। तो पहले इंक्रीमेंट करो, पहले एक से इंक्रीमेंट करो और फिर प्रिंट करो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, 6 मतलब ये क्या करता है, ये पहले इंक्रीमेंट करता है और फिर प्रिंट करता है। तो हम दूसरा टाइप देखेंगे। तो ये क्या है, ये क्या कहता है कि पहले इसे प्रिंट करो और फिर इसे इंक्रीमेंट करो, पहले इसे प्रिंट करो और फिर इसे इंक्रीमेंट करो। अगर हम इसके बाद अगर x की वैल्यू देखेंगे तो इसमें चेंज दिखेगा, क्योंकि यहाँ डिस्प्ले नहीं हुई है पर यहाँ x की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो अगर हम सिर्फ x की वैल्यू देखेंगे इसके बाद, ये इंक्रीमेंट करने के बाद, तो हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 1 से। देखो ये 6, पहले यही था, पहले ये प्रिंट हुआ फिर इंक्रीमेंट हुआ और अब नीचे आके इसकी जो इंक्रीमेंट होके बनी हुई वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो वैसे ही डिक्रीमेंट का भी होता है सिमिलरली। डिक्रीमेंट का कैसा होता है, पहले डिक्रीमेंट करो और फिर प्रिंट करो, तो ये डिक्रीमेंटेड वैल्यू ही प्रिंट होगी। तो अब इसके बाद इसी तरह से हम ये भी करेंगे। चैतन्य, हाँ बोलना। त्याचा फॉन्ट वाढू शकतो का तू? फॉन्ट का हा, बिकॉज ते छोटं एक मिनिट दिसते लोकल. बघावं लागेल। Pratish, can you help me out? व्ह्यू मध्ये असणार. व्ह्यू मध्ये का? थिअरम्स. इन्क्रीज फॉन्ट साइज इन ऑल एडिटर्स, ते खालचं आहे ना. कुठे दिसते? हां ठीक, ओके. आता बस काय एवढं. आणि एक अजून एक प्रॉब्लेम आहे, एक्सप्लेन लॉजिकल नॉट अगेन. एकदा परत एक्सप्लेन. लॉजिकल नॉट. ओके, लॉजिकल नॉट. तर लॉजिकल नॉट मध्ये काय आहे की ए इज लेस दॅन बी, म्हणजे आपण पहिल्यांदा एक चेक करतोय कंडिशन, तर ती झाल्यानंतर त्यातून एक तर ट्रू और फॉल्स, उसमें से एक ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा रिजल्ट. तो यहाँ नेगेशन जो साइन है, तो वो नेगेशन साइन क्या करेगा, इससे जो ट्रू या फॉल्स वैल्यू आई है तो उसको निगेट कर देगा, मतलब ट्रू का फॉल्स कर देगा, फॉल्स का ट्रू कर देगा ऐसे, और वो फाइनल वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी. ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का काम है. समझ में आया? हेलो प्रतीश, हेलो. आया समझ में, उसको चैट में आया. ठीक है. यस. तो अब हम यहाँ थे डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे. तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ क्या किया कि पहले प्रिंट किया फिर डिक्रीज किया, और ये वैल्यू यहाँ प्रिंट हुई, यहाँ दिख रही है. तो ये वैल्यू क्या कह रही है कि पहले प्रिंट की और डिक्रीमेंट किया, पर यहाँ वो डिस्प्ले नहीं हुआ. एक्स की वैल्यू बाद में, जो डिक्रीमेंट होने के बाद में जो वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट हुई. इसका उलट, इसमें क्या था, पहले डिक्रीमेंट हुआ था और उसके बाद प्रिंट हुआ था. इसमें बस उतना ही फर्क है कि पहले प्रिंट होता है और फिर डिक्रीमेंट होता है. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि ऑगमेंटेड असाइनमेंट्स. तो ऑगमेंटेड असाइनमेंट्स का यूज क्या होता है कि यहाँ हमने छोटी छोटी चीज की है 1 से, तो यहाँ प्लस प्लस से एक तो 5 का 6 होता है या 5 का 4 होता है, 1 से इंक्रीमेंट होता है, 1 से डिक्रीमेंट होता है. और अगर हमें वैल्यूज में, वेरिएबल्स में, एक ही वेरिएबल्स में, उसी वेरिएबल में बहुत बड़ा चेंज लाना हो, या 10 का या +5 या +7 -5 ऐसा,
तो अब हम ऐसे तो नहीं करते बैठेंगे कि a प्लस प्लस फिर a प्लस प्लस a प्लस प्लस, ऐसे तो नहीं करते बैठेंगे। तो इसीलिए हम ऑगमेंटेड असाइनमेंट्स का यूज करते हैं। तो ऑगमेंटेड असाइनमेंट्स में अगर हमें एक x की वैल्यू जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया x, इसकी वैल्यू अगर 5 से बढ़ानी है तो डायरेक्टली हम ये करेंगे, तो ये है ऑगमेंटेड असाइनमेंट। तो ये क्या कर देगा, इसमें x में प्लस कर देगा 5 को। तो ये हम ऑगमेंटेड असाइनमेंट्स लिख के बहुत बड़ा, मतलब ये जो बहुत बड़ा काम हम बचा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी 10, 5 प्लस 5 प्लस 5 10। तो इसी तरह डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो तो 4 मतलब कैसे आई, 5 इंक्रीमेंट हुई 5 से, तो 10 वैल्यू बन गई, ये 10 वैल्यू यहाँ प्रिंट हुई। और 10 वैल्यू में से अगर 6 निकाल दिए तो बचते हैं 4। तो ये ऑगमेंटेड असाइनमेंट का डिक्रीमेंटेड का वर्जन है और ये इंक्रीमेंटेड का। तो ये हो गई ऑपरेटर्स। तो इसमें किसी को डाउट है ऑपरेटर्स में, इन चैट बॉक्स, एनीवन? ओके, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फंक्शंस। तो फंक्शंस मतलब क्या होता है, तो फंक्शंस मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, तो उसका यूज क्या होगा कि हमें मेन फंक्शन में अगर एडिशन करने की अगर बारी आई तो हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे और वो फंक्शन उस एडिशन के उसमें जो ब्लॉक ऑफ कोड दिया होगा तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये फंक्शन का काम होता है। तो अब हम देखेंगे फंक्शंस। तो टाइप ऑफ फंक्शंस, तो पहला फंक्शन है, पहला टाइप है फंक्शन का, फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स। तो पैरामीटर मतलब क्या होता है, तो पहले हम फंक्शन बनाते हैं फिर देखेंगे पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो ये इस तरह फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं। पहले ये कीवर्ड होता है fun, और फिर जो भी हमें नाम देना है फंक्शन का, डिस्प्ले होगा, कुछ भी होगा, ऐड होगा, कुछ भी ऐसे देंगे। और ये पैरेंथेसिस के बीच में हम पैरामीटर्स देंगे। पैरामीटर्स मतलब वो वैल्यूज जो हम इस फंक्शन में यूज करेंगे, वो हम मेन फंक्शन में से यहाँ पास करने के लिए जो देंगे वैल्यूज, वो यहाँ पैरामीटर्स के थ्रू जाएंगे। तो पहले तो हम विदाउट पैरामीटर्स का फंक्शन देखेंगे, फिर बाद में पैरामीटर के साथ देखेंगे। तो पहला है फंक्शन डिस्प्ले। तो हमारा सबसे बेसिक, सबसे पहला प्रोग्रामिंग सीखते समय हेलो वर्ल्ड। तो अब हम क्या करेंगे कि मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन हम सभी को कल पता ही होगा, कल से कि मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। तो जो भी हमारा, तो ये भी एक फंक्शन ही होता है। तो जो भी हमारा कोड होता है वो जब हम रन करते हैं तो सबसे पहले जो एंट्री पॉइंट होता है वो यहाँ से एग्जीक्यूट करना चालू होता है। और ये कर्ली ब्रेस क्या बताता है कि भाई खत्म हो गया, मतलब यहाँ इसके बीच, ये दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच जो भी कोड है बस वही एग्जीक्यूट करो, और जो भी हमें अदर फंक्शन है वो यहाँ कॉल करने पड़ेंगे। तो हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो हम फंक्शन को ऐसे कॉल करते हैं, तो डिस्प्ले का नाम लिख दिया और पैरेंथेसिस। तो हेलो वर्ल्ड। तो ये ऐसे करते हैं, फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस, इससे हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब दूसरा देखेंगे हम, फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स, दूसरा टाइप, फंक्शन विद पैरामीटर्स। ओके, अभी हमने देखा था फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स। तो अब हम फंक्शन लेते हैं सिंपल फंक्शन ऐड का। तो ठीक है, तो ऐड मतलब 2 नंबर्स का ऐड कर देंगे। तो पैरामीटर्स हम डिफाइन करेंगे, ये पैरामीटर्स है। और हम यहाँ
यहाँ ये पैरामीटर्स है, तो जब हम यहाँ कॉल करेंगे फंक्शन को मेन फंक्शन में, तो यहाँ जो पैरेंथेसिस हो गया ऐड का, तो हमें हर बार क्या करना पड़ेगा कि इसमें 2 इंटीजर नंबर पास करने ही पड़ेंगे हर बार, नहीं तो ये एरर दे देगा। तो देखो नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर्स, ठीक है, तो हमें इसमें पैरामीटर पास करनी ही पड़ेंगे, और अगर 2 पैरामीटर्स है तो 2 पैरामीटर्स करनी ही होगी, एक से काम नहीं चलेगा। तो ये फिर भी एरर दे रहा है, नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर बी, तो हम बी के लिए भी पैरामीटर पास कर देंगे 20, ठीक है। तो ये था पैरामीटर्स, ये थे पैरामीटर्स। और ये है फंक्शन का रिटर्न टाइप, मतलब ये जो फंक्शन है ये जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये रिटर्न क्या करेगा, तो ये रिटर्न करेगा इंट। और इस फंक्शन का हम देखेंगे तो ये फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करेगा, मतलब रिटर्न हम यूनिट भी लिख सकते हैं या कुछ नहीं लिखे तो भी चलेगा, पर अगर हमें कुछ इंट डबल ये अगर रिटर्न चाहिए तो हमें एक्सप्लिसिटली ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट फ्लोट डबल। तो हम रिटर्न करेंगे वैल्यू, तो ठीक है। तो अभी ये रिटर्न करेंगे वैल्यू, तो ये ऐड जब फंक्शन कॉल होगा और ये 10 और 10 ये पैरामीटर्स यहाँ पास होंगे, तो ये रिटर्न करेगा a प्लस बी, मतलब 10 प्लस 20 30, तो रिटर्न करेगा। पर हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा तो स्टोर करने के लिए ये जो इसमें रिटर्न होगा वो, तो हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल सम, ठीक है। तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे 30। तो यही है कि 10 और 20 पैरामीटर्स हमने पास किए ऐड को, तो ये यहाँ ये फंक्शन ऐड फंक्शन कॉल हुआ, तो ये यहाँ से अंदर गए और हमें एक्सपेक्टेड जो रिटर्न टाइप है वो इंट, तो रिटर्न ए प्लस बी मैंने 10 प्लस 20, तो वैल्यू इस सम वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुई वो हुई 32, और जब हमने प्रिंट किया तो वैल्यू प्रिंट हुई 30। तो क्या सब वो समझ में आया, फंक्शंस के पैरामीटर्स क्या है, फंक्शंस क्या है। हम आगे भी टाइप्स देखेंगे, अदर टाइप्स फंक्शन के, पर अभी तक जो है वो समझ में आया क्या, एनी डाउट्स। ठीक है, तो हम देखेंगे अदर फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स माने क्या, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि अगर हम क्या करेंगे कि अगर किसी ने ये वैल्यू पास नहीं की एक्सप्लिसिटली, अगर ये वैल्यू पास नहीं की तो भी एक वैल्यू होनी चाहिए, एक पैरामीटर होना चाहिए फंक्शन में जो पहले से ही डिफाइन होनी चाहिए, और जब हम अगर वैल्यू पास, अगर ये सम में से वैल्यू अगर पास नहीं की तो भी ये वर्क होना चाहिए। तो हम देखेंगे कैसा है। तो ये है डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हम इसे कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने बी की जगह कोई वैल्यू पुट नहीं की ऐड वन फंक्शन को कॉल करते समय, तो ये ऑटोमेटिकली बी की वैल्यू 10 लेगा, और ये रिटर्न ये एडिशन एग्जीक्यूट होगा और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कैसे वर्क होता है, वैल्यू सम1 ऐड, अगर हमने सिर्फ ए की वैल्यू पास किया, अगर हमने सिर्फ ए का वैल्यू पास किया और बी का वैल्यू नहीं पास किया, ऐड वन का फंक्शन देना था, ओके हमें फंक्शन बाहर लिखना था, ठीक है। तो अगर हमने बी की वैल्यू पास भी नहीं की तो ये हमें एरर नहीं देगा, पर अगर हम यहाँ देखें तो अगर हमने बी की वैल्यू नहीं पास करी तो एरर देगा, बोलेगा कि नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर बी। तो वैसा ही होता है। ये है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब अगर बी का वैल्यू हमने नहीं भी दिया तो भी ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा, सम वन का। तो सम वन का आंसर है 20, क्योंकि हमने 10 पास किया है और डिफॉल्ट वैल्यू इसमें 10 है। तो हम यहाँ पास भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते।
हम पास करने के बाद इसकी वैल्यू देखेंगे, तो पास करने के बाद इसकी वैल्यू 50 आएगी। पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का यही है कि डिफॉल्ट मतलब पहले से ही एक वैल्यू डिफॉल्ट होगी, अगर नहीं भी दिया तो भी चलेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन विद नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स का क्या है कि अगर हम इसकी वैल्यू की अगर ए का वैल्यू अगर मतलब पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, बी को ए की जगह और ए को बी की जगह, तो ये एरर देगा। तो फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन बनाते हैं, तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये कोड में हटाता हूँ, ज़्यादा क्लमसी हो गया। तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ मतलब क्या है कि यह हम चेंज नहीं कर पाएंगे वैल्यूज को, यहाँ हमें ऐसे ही देना होगा वैल्यूज। यहाँ इंट वैल्यू जो एक्स के प्लेस पे और ये डबल, अगर हमने इंटरचेंज किया वैल्यूज को तो ये हमें ये एरर दे जाएगा। हमने डबल यहाँ लिखा, पहले जगह लिखा और इंट बाद में लिखा, तो ये एरर दे जाएगा। तो अगर हमें ये करना ही है, अगर हमें पोजीशन इंटरचेंज करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो ये हमें नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स बनानी होगी, मतलब आर्ग्यूमेंट पास करते समय ही उसका नेम डिफाइन करना होगा कि हम इसके लिए इस वेरिएबल के लिए स्पेसिफिकली हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम पोजीशंस को इंटरचेंज कर पाएंगे। तो वैल्यू हमें मिल गई 30.0। तो इसी के साथ हम दूसरे फंक्शन पे चलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है कि द फंक्शन विच रिटर्न्स अ फंक्शन और हैज एन और द फंक्शन विच रिटर्न्स अ फंक्शन और हैज एन आर्ग्यूमेंट एज अ फंक्शन, मतलब कि उसके आर्ग्यूमेंट्स में, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है उसमें एक तो फंक्शन होता है या वो फंक्शन को रिटर्न करता है। तो अब हम देखेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन का एक एग्जांपल। तो इसको हम निकालते हैं। तो पहले तो एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जो हम पास करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन को। ये ऐड फंक्शन हम हायर ऑर्डर फंक्शन को, तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन हम डिक्लेयर करेंगे। तो एक फंक्शन नेम पैरामीटर में फंक्शन देने के लिए एक फंक्शन, फॉर एग्जांपल एक gn नाम का फंक्शन बनाते हैं। तो उस फंक्शन की जो पैरामीटर्स होंगी, उस फंक्शन की जो पैरामीटर के रूप में हम हायर फंक्शन में, हायर ऑर्डर फंक्शन में पास करेंगे, उसके जो पैरामीटर्स होंगे उसके साथ हम इसे पास करेंगे। शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं। रिटर्न
ये पैरा ये ज़्यादा होगा। तो एरर आ रहा है। वेट लेवल ओके ओके। हायर ऑर्डर फंक्शन का हम बाद में देख लेते हैं। तो उसके बाद इस फंक्शंस के बाद आता है तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन का हम बाद में देख लेते हैं, उसमें थोड़ा एरर रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके बाद आते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस तो एक्सप्रेशंस में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू चेक एनी कंडीशन। इट इज यूज्ड टू चेक एनी कंडीशन। तो ये इफ एक्सप्रेशन क्या बताता है कि एक कंडीशन, अगर हमें एक कंडीशन चेक करनी है तो इस इफ एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, a इज इक्वल टू 10। तो a इज 10। तो इसका मतलब क्या है कि ए इज इक्वल टू 10। तो इफ कंडीशन चेक करे क्या चेक करेगी कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो इसके अंदर का जो कोड की जो बॉडी है वो ट्रू हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम देखेंगे कि ये कैसा होता है। तो ए इज 10। पर अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होती, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये एग्जीक्यूट कुछ नहीं करता। तो यही है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इफ कंडीशन क्या चेक करेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये प्रिंट कर देगी। उसके बाद आता है एल्स, एल्स वाला पार्ट। तो एल्स एल्स एक्सप्रेशन क्या करेगा कि इफ एक्सप्रेशन में जो भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा इफ एक्सप्रेशन में, वो एल्स एक्सप्रेशन में जाएगा। और एक और इफ एक्सप्रेशन का जो कोड बॉडी है वो उसके एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट ये जो भी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम देखेंगे एल्स एक्सप्रेशन का। तो ए इज इक्वल टू 9 मतलब ये ए इज इक्वल टू 10 नहीं है। तो इफ का पार्ट तो ये फॉल्स हो गया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और उसके बाद जो है वो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये है इफ एक्सप्रेशन और ये है एल्स एक्सप्रेशन। अब इसके बाद आता है वाइल व्हेन एक्सप्रेशन। तो व्हेन एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है इसके स्विच स्टेटमेंट जो हम सी प्लस प्लस और जावा में सीखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि व्हेन एक्सप्रेशन क्या करता है। तो व्हेन एक्सप्रेशन में ये मल्टीपल कंडीशन के चेकिंग काम आता है। तो व्हेन, तो हम डिक्लेयर करेंगे वैल्यू। अगर ये x1 होगा तो प्रिंट करो ये। अगर ये 2 होगा तो प्रिंट करो 2। और अगर ये 10 होगा तो प्रिंट करो 10। तो ये 10 प्रिंट कर रहा। अगर ये इसी में अगर ये किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो ये कुछ भी नहीं प्रिंट करता, कुछ नहीं प्रिंट कर रहा। और हम यहाँ मल्टीपल कंडीशन चेकिंग भी कर सकते हैं, मतलब एक ही जगह में दो, तो 2 और 3 दोनों एक ही साथ पिक कर सकते हैं। तो हो गया 2 और 3। तो अगर हम 3 भी अगर चेक करें तो वो भी सेम ही एग्जीक्यूट होगा।
तो यही है व्हेन एक्सप्रेशन। तो इसके बाद आता है लूप्स। तो एक्सप्रेशंस में किसी को डाउट है? सबको समझ में आ रहा है? Yes. तो इसके बाद लूप्स। तो लूप्स का यूज क्यों क्यों होता है? तो लूप्स का यूज होता है कि जब हमें रिपीटिंग सेट ऑफ वैल्यूज अगर प्रिंट करवानी हो या उसके साथ ऑपरेशन करना हो, तो इसीलिए लूप्स का यूज होता है। तो सबसे पहला लूप है फॉर लूप। तो हम फॉर लूप का सिंटैक्स देखेंगे। तो फॉर लूप कैसे होता है? फॉर आई इन। ये क्या होगा कि ये लूप कितनी बार होगा? वन से लेके 5 तक। तो 1 2 3 4 5, तो 5 बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा और अंदर के जो स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट होंगे। तो नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 बार ये लूप एग्जीक्यूट हुआ। तो ये लूप का है। तो इसी तरह हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लूप लगा सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स ऐसा है। 2 1, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में तो ये पहला लूप फॉर लूप का, और ये बाद वाला फॉर लूप। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये नंबर्स प्रिंट हुए। इसके बाद देखेंगे हम व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप कैसे होता है? व्हाइल लूप भी फॉर लूप की तरह ही होता है, मतलब एग्जीक्यूट उसी तरह होता है, लूप ही होता है बेसिकली। तो अ, जितनी बार हम उसे एग्जीक्यूट करने का ये देंगे, एग्जीक्यूट करने के लिए देंगे, तो उतनी बार वो एग्जीक्यूट कर देगा जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक। तो ये रही कंडीशन। तो ये जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो देखो ये 5 बार ये लूप एग्जीक्यूट हुआ 0 to 5, ये लेस देन 5 है, इसीलिए फिफ्थ फिफ्थ 0 से लेके 5 तक ये प्लस प्लस होके 5 बार ये लूप एग्जीक्यूट हुआ। तो इसी तरह से है डू वाइल लूप। तो ये डू वाइल लूप का क्या होता है? डू वाइल लूप भी वाइल लूप की तरह सिमिलर ही है, पर उसमें एक डिफरेंस होता है कि डू वाइल लूप एटलीस्ट अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई तो डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होकर ही रहेगा। तो डू वाइल लूप का भी और ये वाइल कंडीशन। तो ये रहा कंडीशन, ये रही कंडीशन। तो ये 5 बार लूप एग्जीक्यूट होगा। तो ये डू और ये वाइल स्टेटमेंट यहाँ कंडीशन चेक होती रहेगी। तो ये लूप यहाँ पहले अंदर आएगा और आएगा ही आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स भी हुई, ये कंडीशन फॉल्स भी हुई, एक्स लेस देन 5 चाहिए, तो मैंने एक्स इज इक्वल टू 6, तो ये लेस देन 5 नहीं है, फिर भी एग्जीक्यूट होगा। एटलीस्ट वन टाइम इट विल एग्जीक्यूट। और अगर हम यही यही लॉजिक हम वाइल लूप में अगर लगाने की कोशिश करें तो ये नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही कंडीशन चेक करता है। पर डू वाइल लूप में ऐसी कंडीशन नहीं है। डू वाइल लूप में क्या है कि एटलीस्ट वन टाइम इट विल एग्जीक्यूट। वही कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, x इक्वल टू 6, इट इज नॉट लेस देन 5, तो ये कंडीशन प्रिंट नहीं हुई, तो ये अंदर के स्टेटमेंट्स प्रिंट नहीं हुए कंडीशन फॉल्स होने की वजह से। तो अब हम देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स।
तो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स तो यही तो ये ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट ऐसा होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जब एक कोई कंडीशन जिसके साथ ब्रेक एसोसिएट हुआ है, तो वो कंडीशन जब ट्रू होगी तब ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद जो भी कोड है, तो ये प्रिंट एलन शायद शो स्टेटमेंट्स भी हो, कितने भी स्टेटमेंट्स हो, तो उसके बाद एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा ब्रेक स्टेटमेंट के बाद, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो। कराऊंगा था तो ये 1 और 2, तो इसका मतलब क्या है कि पहले ये 0 है, तो 0 इज लेस देन 5, तो ये लूप के अंदर आ जाएगा, तो 0 प्लस प्लस एक बढ़ जाएगा, 1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 1 इज लेस देन 5, यस इट इज, तो उसके बाद 1 प्लस प्लस तो 2 हो जाएगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ब्रेक नहीं एग्जीक्यूट होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद ये जब 2 इज लेस देन 5, तो ये यहाँ आएगा, तो 2 प्लस प्लस 3 बन जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3, 3 ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक के बाद एक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो उसके बाद बढ़ के अगर 4 भी हो गया, 5 भी हो गया तो नहीं होगा। तो ये रहा ब्रेक स्टेटमेंट। तो इसके बाद आएगा कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू बेसिकली स्किप करता है वो जो कंडीशन, अगर ये ट्रू हो गई तो ये स्किप करके बाकी की जो आगे वाली स्टेटमेंट है, 4 हो गया, 5 हो गया, तो वो एग्जीक्यूट कर लेगा। तो ये ऐसे एग्जीक्यूट होता है, यही कि 1 हो गया, 2 हो गया, इंक्रीमेंट होते होते जब 3 पे आ गया तब 3 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और स्किप होके 3 वाली कंडीशन स्किप होके ये प्रिंट आगे 4 और 5 हो गया। तो बस यही कि कंटिन्यू स्टेटमेंट में स्किप होता है और ब्रेक स्टेटमेंट में पूरा ही बंद पड़ जाता है। तो अब हम देखेंगे एनोनिमस फंक्शन, जो फंक्शन का ही पार्ट है, एनोनिमस और लैम्बडा फंक्शन। तो 2 मिनट, तो लैम्बडा फंक्शन का क्या होता है कि अगर अगर हमने एक ऐड फंक्शन, फॉर एग्जांपल हमने जो पिछला वाला ऐड फंक्शन किया था, तो उसमें क्या था कि एक ही स्टेटमेंट था, रिटर्न स्टेटमेंट एक ही था, तो इतना बड़ा कोड नहीं था। तो वो बड़े कोड से अगर हम एक ही एक्सप्रेशन में लिखे तो भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसीलिए हम लैम्बडा एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो ये जो कोड है ये, तो अगर हमें इसको अगर एक ही इसमें लिखना हो, एक ही लाइन में, एक ही एक्सप्रेशन में, तो ये फंक्शन ऐड हो गया, ये हम मेन फंक्शन के बाहर लिख लेते हैं। तो अभी अगर हमें इसे इसमें लैम्बडा में अगर इस फंक्शन को कन्वर्ट करना है, अगर ये इतने बड़े कोड को, ये फंक्शन हो गया, ऐड हो गया, ये रिटर्न टाइप हो गया, ये सब इसको अगर एक सिंगल एक्सप्रेशन में लिखना है और ये सब रिड्यूस करना है, इससे वो कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि लैम्बडा फंक्शन बनाएंगे। तो लैम्बडा फंक्शन कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो लैम्बडा फंक्शन ऐसे बनाते हैं। तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है कि पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है जिसमें एक लैम्बडा को हम स्टोर करेंगे, क्योंकि इसको ये एनोनिमस फंक्शन की तरह खुद रिटर्न नहीं कर सकता, इसको रिटर्न कराने के लिए कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हमने एक वेरिएबल बनाया, तो उसके बाद करली जो लैम्बडा फंक्शन होता है वो डिफाइन किस में होता है, करली ब्रेसेस में होता है, इस करली ब्रेसेस। और ये क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये होते हैं पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स हम उस फंक्शन को देने वाले थे, ऐड फंक्शन को। और ये जो एनोटेशन है, ये नोटेशन है ये एरो का, तो इसके पहले जो भी है, तो पैरामीटर्स जो है तो इसके पहले देने पड़ेंगे, और उसके बाद जो हमें आउटपुट एक्सपेक्टेड है वो a प्लस बी, वो हम नोटेशन के बाद में देते हैं। और लैम्बडा एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो हम यहाँ फंक्शन में इंट मतलब फंक्शन की जो डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, वो यहाँ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, वो कोटलिन कंपाइलर ऑटोमेटिकली ग्रैस्प कर लेता है। तो सी 20, तो हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था सी,
उसमें हम पैरामीटर ए और बी का ए और बी की जगह पास करेंगे, तो अब हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये मिल गया 30। तो ये हो गया लैम्बडा एक्सप्रेशन। लैम्बडा एक्सप्रेशन। तो इसी की तरह एक और है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन कैसे करते हैं? तो एनोनिमस फंक्शन बेसिकली होता क्या है कि एक रेगुलर फंक्शन की तरह ही होता है, पर उसमें वो नेम्ड नहीं होता, उसका नाम नहीं होता। यहाँ कैसे हमने फंक्शन ऐड ये ऐसे लिखा है, तो ये वहाँ वो नहीं होता, वो डायरेक्टली बिना नाम का फंक्शन होता है, इसीलिए हम उसे एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। तो अब हम एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे, तो इसके लिए भी हमें वेरिएबल असाइन करना पड़ता है। तो इसका डिक्लेरेशन देखते हैं। ये रहा एनोनिमस फंक्शन। इसका हमने नाम नहीं रखा, बस फंक दे दिया, फंक कीवर्ड जो फंक्शन डिक्लेयर करने के काम आता है, और उसके बाद पैरामीटर्स पास किए, और उसके बाद एक्सपेक्टेड डेटा टाइप जो हमें रिटर्न करवाना है वो। तो ये हुआ एनोनिमस फंक्शन। तो अब हम इसे प्रिंट करेंगे। तो आंसर आ गया 30। तो ये एनोनिमस फंक्शन का हो गया। तो एनोनिमस फंक्शन और लैम्बडा में फ़र्क क्या है? तो एनोनिमस फंक्शन में क्या होता है कि लैम्बडा फंक्शन में लैम्बडा का एक्सप्रेशन होता है, तो लैम्बडा का एक बड़ा कोड नहीं लिख सकते, पर एनोनिमस फंक्शन का दोनों भी कर सकते हैं कि हम एनोनिमस फंक्शन का एक एक्सप्रेशन में भी कर सकते हैं, और हम एक बहुत बड़ा ब्लॉक ऑफ कोड भी लिख सकते हैं। तो हम एक्सप्रेशन का भी देखेंगे। तो ये रहा एक्सप्रेशन में। तो एक्सप्रेशन फॉर्म में ये एनोनिमस फंक्शन ऐसा होता है। इसको मतलब एनोनिमस फंक्शन को डिक्लेयर करने के 2 टाइप्स, एक एक्सप्रेशन फॉर्म में और एक ब्लॉक फॉर्म में। तो ये रहा एक्सप्रेशन फॉर्म में, और ये ब्लॉक फॉर्म में। तो अब हम देखेंगे कि उसमें उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो एनोनिमस फंक्शन और लैम्बडा फंक्शन में डिफरेंसेस बस इतना ही है कि एनोनिमस फंक्शन डायरेक्टली इटसेल्फ थ्रू इटसेल्फ वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, पर लैम्बडा एक्सप्रेशन को जिस फंक्शन में अगर हम डालें तो उस फंक्शन के थ्रू ही वो वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो लैम्बडा फंक्शन का वही है, रिटर्न वो खुद से नहीं कर सकता, जिस फंक्शन में उसे कॉल किया गया है उसी फंक्शन के थ्रू वो वैल्यू रिटर्न करेगा, और जो एनोनिमस फंक्शन है वो खुद से वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। यही है। किसी को डाउट है? Anybody has doubt? So now I will hand it over to Avishkar. थैंक यू चैतन्य। सो सबको समझ में आया क्या? वी हैव कवर्ड बेसिक्स ऑफ कॉटलिन टिल नाउ। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे मुझे सब बताओ कि सबने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किया है क्या? चैट में जिन्होंने इंस्टॉल किया है और डाउनलोड किया है, यस या वन जो भी डालना है डाल दो चैट में, जल्दी से डाल दो सो दैट वी कैन मूव ऑन। ओके, बहुत जनों ने, बट सेटअप बाकी है। ओके, नॉट येट। ओके,
सो ऐसा कोई है क्या जिसने डाउनलोड किया लेकिन सेटअप नहीं हुआ है? अतुल है आई गेस। एंड इज एनीवन एल्स ऐसा है कि डाउनलोड हुआ है बट सेटअप बाकी है? ओके, so if they can present their screen we will guide them through. Atul or anyone there with installation जिसको करवाना है we will do it right now. कोई है जिसको अपना स्क्रीन शेयर करना है? Because कैसा है कि if I will uninstall my Android Studios and I will again अगर उसका installation दिखाऊंगा मैं all the data will be lost. So अगर कोई है तो you can present the screen, सबको share screen का option आ रहा होगा because 31 ही है अभी, so सबको ही presenter mode मिल गया होगा. मैं करूँ शेयर? हाँ, कौन है? Who's this? आनंद हाँ करना ब्रो. करना शेयर कर. Is it visible? Yeah, it's visible. तो एंड्रॉइड स्टूडियो मैंने डाउनलोड करके रखा था पहले से काफ़ी, बट उसकी सेटअप क्या करना है वो पता नहीं था मुझे। कौन सा वाला वर्जन है? उतना तो आइडिया नहीं है मुझे, मैंने रिसेंटली किया था। एक बार वो वापस से चालू कर दे, मतलब बंद करके चालू कर दे. आई विल गेट द सेटअप. बम्बल भी या चिपमूंग होगा एक से. बम्बल भी. बम्बल बी 2021.1.1। ओके, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं कोई. इट्स जस्ट अ प्रीवियस वर्जन. ओके, तो मतलब तुम्हारा तो इंस्टॉलेशन हुआ है, नो इश्यूज. कुछ मॉडल्स वगैरह ऐड करने के अलग से? नहीं, फाइल में जाओ, न्यू प्रोजेक्ट करो. न्यू एक काम करो, अनइंस्टॉल कर दो. उसका डाउनलोड सोर्स है क्या तेरे पास? मतलब वो डाउनलोडेड फाइल जो रहते हैं 929 वॉट एवर MB की, आई गेस. हाँ है वो है ना? सो एक काम कर, अनइंस्टॉल कर ये पूरा. कोई प्रोजेक्ट नहीं है ना तेरा ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो फिर अनइंस्टॉल कर दे पूरा एंड्रॉइड स्टूडियो. तो जो भी है, जो सब जस्ट जैसे अभी अनन्या प्रणव करेगा वैसे कर लो. जिनको भी सेटअप नहीं हुआ है, डाउनलोड हुआ है लेकिन सेटअप नहीं हुआ है, दे कैन फॉलो दिस स्टेप्स. तुम लोग का चिपमुंक होगा, इसका बम्बल भी है, बट इतना कुछ इशू नहीं आएगा. सेटअप फाइल डाउनलोड्स में होगा शायद, देख लो. कब डाउनलोड किया है तूने? 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीना. EXE वाला फाइल ना? हाँ, EXE वाला फाइल, राइट, वही चाहिए. ओके, सब लोग अभी ध्यान से देखो. इंस्टॉल कर दूँ? आई गेस स्क्रीन लैग हो रहा है, मुझे तो दिख नहीं रहा है. एक मिनट.
बारिश है उसको से इशू हो रहा है कुछ। हाँ, एक मिनट आई विल सी। हाँ, आ गया, इंस्टॉल कर लो। हो गया क्या? ओपन हो गया क्या वो? उसको प्रॉब्लम हो गया है। उसके प्लगइन्स मिसिंग बोल रहा था तो रीइंस्टॉल करने को बोला उसने, तो रीइंस्टॉल किया। हाँ, वो एक्चुअली कैसा रहता है, ग्रेडल अपग्रेड होता है ना, तो वर्जन्स अपडेट के वक्त वो प्लगइन साइड बाय साइड तुरंत करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो सिंक नहीं होता प्रोजेक्ट्स। हो गया अभी। हो गया ना? ओके। सो इतना हो गया क्या सबका, जो भी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ये स्टेप तक आ गए होगा? स्क्रीन ओपन हो गया क्या तुम लोग की ऐसी? ओके फाइन। अभी जेडीके किया है क्या सबने इंस्टॉल? हाँ किया है मैंने। बाकी जेडीके कर लो फिर, जिन्होंने नहीं किया जेडीके इंस्टॉल कर लो। 2 मिनट, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, 150 MB का होगा इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़। सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा वो। अगर जेडीके नहीं रहेगा देन देयर विल बी इशू व्हाइल क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स। सो अभी देख लो कैसे करना है। वंस यू आर डन यू कैन इंटीग्रेट इट। सो अनन्या प्रणव भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर। उधर क्या आ रहा है? द प्रोजेक्ट दिस इज नॉट ग्रेडल बेस्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, फाइल न्यू प्रोजेक्ट करते हैं अभी। हाँ, एम्प्टी एक्टिविटी ले ले। ओके, com डॉट API ओरियो इडियट। API वर्जन थोड़ा कम कर दे। 7.1 चलेगा। नो गुड। उधर उधर ना नीचे दिखेगा कि लॉलीपॉप कर ले, लॉलीपॉप वाला, या फिर नोगट भी चलेगा। ठीक है, नोगट कर लो। ठीक है, ओके। 9 ये देख, बिकॉज कैसे रहता है, योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 98.4 डिवाइसेस। अगर तुमने API लेवल 28 जो ओरियो वाला किया था उसमें 82% था ना, सो वी नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल टू बी रीच। कंपैटिबल। हाँ, सो इसके लिए API कम जितना रखोगे उतना, मतलब उतने डिवाइसेस में चल पाएगा, कंपैटिबल रहेगा। ओके, सो ठीक है। सो इतना हो गया क्या सबका, जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं? ओके फाइन, फिनिश कर। ओके हो गया माय एप्लीकेशन। उसमें लोडिंग कर रहा है। हाँ, वो अभी सब फाइल्स लोड होंगे और वो ग्रेडल के साथ सिंक होगा पूरा। ये पूरा प्लेटफॉर्म में बहुत टाइम लेता है, सो यू नीड टू बी पेशेंट। लैंग्वेज कॉटलिन और जावा, कोई भी चूज़ करो, अभी बस इंस्टॉलेशन है, बाद में जैसे हम करेंगे वी कैन यूज़ एनी सॉर्ट ऑफ। अगर अगर तुम लोग इंटेलिजी का बोल रहे हो देन यू कैन यूज़ कॉटलिन, अगर अभी है जस्ट एनी लैंग्वेज इज ओके।
अभी मेन एक्टिविटी बन गई है। इतना हो गया क्या सबका? मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल और मेन एक्टिविटी डॉट जावा दिख रहा है क्या सबको? ओके, बाकी भी रिप्लाई करो, 2-3 जन ही कर रहे। अगर किधर अटक गए हो तो वी कैन सॉल्व इट हियर ओनली। डॉट के टी इज देयर, कोई नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, कोई भी चलेगा, डॉट के टी या डॉट जावा। इट्स जस्ट डिफरेंस कि तुमने कॉटलिन प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है, अनन्या प्रणव ने जावा सिलेक्ट किया है। सो बस वही है, तो वही पूछा ना, लैंग्वेज कॉटलिन और जावा कोई भी चलेगा अभी के लिए, जस्ट फॉर सेक ऑफ ड्राई रन। ओके, सो सिंक हो गया क्या अनन्या, क्या हो रहा है? लोडिंग बता रहा है अभी भी, नीचे ग्रेडल का ही चल रहा है अभी, जैक्सन हाँ। वगैरह डाउनलोड हो रहा है उसमें। वो मतलब पॉसिबली फर्स्ट टाइम कर रहा है ना तू, उसीलिए वो इतना समय लेगा। अगली बार से मतलब जब नहीं इतना नहीं, होगा। हर बार समझ लेता है इतना ही, मतलब अभी थोड़ा ज़्यादा लेगा बट जनरली लेता है टाइम। ओके, तो उसका तब इंटरनेट तक कनेक्शन से कुछ है क्या रिलेशन? नहीं फाइल्स ही इतने हैं ना, सिंक होने के लिए, लोड होने के लिए वो सब टाइम लगेगा, उसके बाद फिर डिज़ाइन और कोड स्निपेट हो जाएगा। हाँ, रैम लगेगा। इंटरनेट स्पीड भी है अगर डाउनलोडिंग का रहा तो मोस्टली तो सिंकिंग रैम का तो ही। 16 GB है भाई मेरे पास। अच्छा है। Do we have to create a new project? Yes, we have to create a new project. Yeah, minimum 8 GB is recommended for Android. नहीं तो लैग करेगा बहुत ज़्यादा। Can you guide me how to create empty file आ रही है क्या उसमें? Sahil, if you can unmute then we can directly communicate easily. So chat में टाइम जाएगा बहुत। क्या तुम्हारा वो empty वाला जो फाइल खुलता है, ब्लैंक स्क्रीन आ गई है क्या? एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो गया क्या? हाँ ओपन हो गया है, एम्प्टी स्क्रीन आ रही है। ओके, तो फाइल में जाओ। फाइल ऑप्शन है यहाँ पे, बस न्यू प्रोजेक्ट ओपन हाँ, तो फिर बीसी। ओके, न्यू प्रोजेक्ट कर दो फिर। ओके, न्यू प्रोजेक्ट, देन अभी वो माय एप्लीकेशन कॉम डॉट एंड्रॉइड कुछ तो आया होगा, राइट? फोन एंड टैबलेट, फिर वियर ओएस, एंड्रॉइड टीवी कुछ। ओके, तो उसमें एम्प्टी एक्टिविटी भी रहेगी। अच्छा, नो एक्टिविटी। बेसिक एक्टिविटी या एम्प्टी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी। अच्छा, ओके देन एम्प्टी एक्टिविटी के बाद फिर नेक्स्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद। ओके, अभी देन आई हैव टू टाइप द नेम। हाँ, प्रोजेक्ट नेम वो सब आया है ना? हाँ, कुछ भी टाइप करूँ? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे माय एप्लीकेशन तो आया होगा तो वही रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हाँ उसके बाद नेक्स्ट। हाँ, एपीआई वर्जन कौन सा सिलेक्ट किया है? EPI 21। उधर नीचे एपीआई 21 है क्या? ओके ठीक है, नेक्स्ट कर। चेक बॉक्स को क्लिक करना है। क्या लिखा है उधर? यूज लेगेसी एंड्रॉइड डॉट सपोर्ट लाइब्रेरीज कुछ। अभी के लिए नेक्स्ट कर दो प्रो।
ओके अभी वो आ गया होगा एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल और मेन एक्टिविटी डॉट जावा। कुछ तो डाउनलोड कर रहा है वो। हाँ अभी डाउनलोड होगा, ग्रेडल डाउनलोड होगा अभी। नेट ओके बहुत लगेगा इफ यू हैव। हाँ लाइन पे ही चल रहा है, हो जाएगा। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम बस यही है, वो बस अभी टाइम लगता है सेटअप के लिए। ओके इसके बाद हो जाएगा ना लेकिन। हाँ इसके बाद फिर एवीडी सेटअप करना है और यूएसबी डीबगिंग, मतलब तो जो भी तुम लोग ऐप बनाओगे तुम्हारे खुद के फ़ोन पे चलना चाहिए ना, सो वो एंड क्रिएटिंग अ वर्चुअल डिवाइस, तो ये 2 चीज़ें हैं। ओके ओके अनन्य प्रणव का आई सिंक हो गया है पूरा। हो गया। ओके फाइन। एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में एक बार जाओ अनन्य प्रणव। ओके अभी स्प्लिट कर दे। कहाँ से करना है स्प्लिट? स्प्लिट उधर कोड स्प्लिट एंड डिज़ाइन 3 ऑप्शन है कोने में राइट कॉर्नर में। ओके ओके सो अभी ये क्या हो गया है ये जो सेक्शन है इसमें तुम लोग जो भी चेंज करोगे अपने, ये बेसिक अभी कंपोज का नहीं है बट इट्स द प्रीवियस जो भी ट्रेडिशनल वर्जन ऑफ डेवलपिंग एप्स। एक्सएमएल फाइल में अपन फ्रंट एंड लिखते हैं एंड इसमें बैक एंड लिखते हैं। सो जावा के फाइल में बैक एंड लिखते हैं और एक्सएमएल के फाइल में फ्रंट एंड लिखते हैं। सो आई गेस आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। यू कैन स्टॉप शेयरिंग, मतलब हो गया तुम्हारा ग्रेडल का सिंक हो गया है पूरा। यू कैन मतलब तुम्हारा हेलो एंड्रॉयड तो आ गया, सो हो गया है। बस अभी वर्चुअल डिवाइस का जो है आई विल से अबाउट दैट। स्टॉप कर दो शेयरिंग स्क्रीन। हाँ थैंक यू अनन्या प्रणव। थैंक यू। इतना हो गया क्या सबका? एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल एंड जावा ग्रेडल डाउनलोड हो रहा होगा आई गेस सबका, उसमें टाइम लगेगा। हेलो ओके so I'll share my screen. So जिन्होंने भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया अभी तक फॉलो अलॉन्ग करो मेरे साथ। आई विल मेक अ न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो अभी ये नया वाला वर्जन है चिपमूंग करके। सो इधर न्यू प्रोजेक्ट। सो इधर सो ये स्क्रीन दिख रहा है ना सबको मेरी? ओके सो अभी ये सब एक्टिविटीज़ क्या रहते हैं? सो बेसिकली हम लोग जो भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट में करेंगे अभी, एवरीथिंग इज़ एन एक्टिविटी। हर एक स्क्रीन जो दिखती है हमें इट्स एन एक्टिविटी। सो जो मेन एक्टिविटी रहते हैं वो एंट्री पॉइंट रहते हैं हमारे स्क्रीन की। सो हमारी मेन एक्टिविटी कैसी होगी वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट का हमारे जो भी ऐप स्क्रीन्स रहते हैं, जो भी हम नेविगेट करते हैं, ये लाइक इंस्टाग्राम में होम फीड रहता है, फिर एक्सप्लोर फीड रहता है, फिर सेटिंग का रहता है, प्रोफाइल का रहता है, या सर्च का रहता है, एक्सप्लोर वॉटेवर। सो ये सब क्या है? ये अलग अलग एक्टिविटीज़ है या फ्रैगमेंट्स है एक ऐप की। सो ये एक्टिविटीज़ एंड फ्रैगमेंट्स एंड इंटेंट ये सब हम आगे देखेंगे। सो अभी के लिए समझो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ रहते हैं, तो तुम्हारे ऐप का यूज़ केस क्या है उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ बने। ये बेसिक एक्टिविटी है, जस्ट अ स्क्रीन, a back button and this setting menu button. So this is a basic activity. And then there is material 3. Material 3 is a theme in development. So ये एक theme है. So basic activity पर ये material theme है. Then this is a bottom navigation activity, मतलब back, home and then setting या whatever. Then this is a empty compose activity जिसके साथ हम work करेंगे compose camp में. Then this is an empty activity, completely empty. तुम लोग तुम्हारे हिसाब से कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हो इस एक्टिविटी में। देन देयर इज फुल स्क्रीन एक्टिविटी। सो गेम्स तो सभी ने खेला होगा, तो जो स्क्रीन स्विच होती है फिर स्ट्रीमिंग के लिए जो भी होता है, तो वो फुल स्क्रीन एक्टिविटी यूज़ करते हैं। सो वेन एवर वी वॉन्ट लैंडस्केप मोड में देखते हैं। वेन एवर वी वॉन्ट टू इवन पोर्ट्रेट मोड, हम पोर्ट्रेट मोड में देखते हैं। फुल स्क्रीन में क्या होगा? पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो दिस इज अ फुल स्क्रीन एक्टिविटी। देन दिस इज गूगल
ऐड मॉब एड्स एक्टिविटी। तो बहुत सारे जो भी कन्वर्टिंग वाले जैसे पीडीएफ कन्वर्टर या फिर ऐसे कोई तो भी डाउनलोडिंग या थर्ड पार्टी वाले ऐप्स रहेंगे जिधर से कुछ भी पायरेटेड या कुछ भी रहा होगा, तो उधर बहुत सारे एड्स देखे होंगे तुम लोग ने, मतलब कंटिन्यूस ऐप चलते हैं या फिर छोटे मोटे गेम्स रहते हैं उसमें भी ऐप्स चलते हैं। सो ये वो वाली एक्टिविटी है गूगल एड मोबाइल, जो उनसे एड रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। देन देयर इज अ गूगल मैप एक्टिविटी, ओला उबर तो पता ही होगा, या फिर गूगल मैप्स खुद। सो दिस इज अ गूगल मैप एक्टिविटी। अगर तुम्हारे ऐप में यू वांट टू इंटीग्रेट एनीथिंग रिलेटेड टू मैप्स, यू कैन यूज गूगल मैप्स एक्टिविटी। एंड सिमिलर टू दैट गूगल पे एक्टिविटी इफ यू वांट टू पे एनीथिंग। सो ये सब बने हुए हैं सारे। लॉग इन एक्टिविटी, देन नेविगेशन ड्रॉअर जो हमारा इसमें प्ले स्टोर में रहता है, नेविगेशन ड्रॉअर, और बहुत सारे ऐप्स में रहता है। सो बेसिकली ये सब अलग अलग एक्टिविटीज़ है। अगर तुम्हें तुम्हारे ऐप में नेटिव C++ का कोड इंटीग्रेट करना है तो उसकी एक अलग एक्टिविटी है। सो दीज आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ यू नीड टू सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड। सो अभी के लिए विल क्रिएट अ बेसिक एक्टिविटी। बेसिक एक्टिविटी सिलेक्ट करने का मतलब बेसिक नहीं, एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे, सॉरी। सो एम्प्टी एक्टिविटी में कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट एम्प्टी। यू कैन डिजाइन हाउएवर यू वांट। सो आई हैव सिलेक्टेड द लैंग्वेज कोटलिन एंड दिस इज द सेव लोकेशन फोल्डर वेयर योर प्रोजेक्ट विल बी सेव। और इसी प्रोजेक्ट में अगर तुम्हें गिट में स्टोर करना है, तुम्हारी गिट रिपोजिटरी ये लोकेशन में जाके तुम्हें बनानी पड़ेगी, एंड देन यू कैन पुश दैट ओवर योर GitHub account whenever you want. So push through VCS, get from VCS दिख रहा होगा. So VCS is nothing but version control system. So directly Android Studios में integrated है. You don't need to use always git bash. तुम लोग directly commit या वो सब जो भी है अभी पता नहीं होगा तो ठीक है, but you can do it from here only using Android Studios. Then we can finish this and हमारा प्रोजेक्ट My Application 7 क्रिएट हो जाएगा। अभी सब लोड हो रहा है पूरा सिंक, सबको टाइम लगेगा सिंक होने के लिए। ओके, ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक इन प्रोग्रेस। तब तक कोई इश्यूज अगर, तब तक मेरा सिंक हो रहा है। एनी डाउट्स? 33 लोग हैं एंड ओनली अतुल इज रिप्लाइंग, बाकी सब सो गए क्या? ओके, इंस्टॉलिंग। ओके, सिंक हो गया, ग्रेट। This will take some time. So अगर तुम्हें देखना है बैकएंड में क्या हो रहा है, यू कैन गो टू द इवेंट लॉग्स, सब देख सकते हो। Gradle sync started, help make material UI theme better, whatever. पूरा दिख जाएगा जो भी इंस्टॉल हो रहा है। सो सिंक किसका हुआ है, जस्ट एक बार चैट में डाल दो अगर किसी का हुआ है।
या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो भी डाल दो. प्रोजेक्ट इज सिंकिंग क्योंकि अभी भी plugin. अगर किसी को वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स मतलब गेटअप के बारे में अगर कोई थोड़ा मतलब नॉलेज वगैरह नहीं हो, सीखना हो, तो मतलब मैं रेकमेंड करूंगा कोड विद हेरी का यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो देखो, आगे जाके बहुत काम में आएगा. I guess तब तक मैं I will explain you the structure of Android Studios. प्रोजेक्ट का फोल्डर भी नहीं बना है. Okay, till the time I will open my previous project so that please. अनजिप कर रहा है वो. क्या अनजिप कर रहा है? There's nothing. No zip file is there in this.
इसका सिंक हुआ है क्या? प्रियंशु का हुआ है ये सिंक। प्रियंशु सिंक हुआ है क्या तुम्हारा? ओके, तो स्क्रीन शेयर करना। आई विल स्टॉप शेयरिंग। मेरा फ्रीज हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीज? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है स्क्रीन। ओके, फाइन। सो अभी यू कैन सी इन द, सब लोग अपना एंड्रॉयड स्टूडियोज का जो भी प्रोजेक्ट बनाए वो, नहीं उधर सिंक नहीं होगा तो दिखेगा नहीं। सो अभी जो भी फोल्डर है इधर एंड्रॉयड के लेफ्ट साइड में देखो, जूम हो सकता है क्या प्रियांशु तेरा? ये देख ले एक बार। हाँ, ठीक है। सो इसमें जो प्रोजेक्ट है, सबसे जो लेफ्ट वाला फोल्डर है ना, प्रोजेक्ट का फोल्डर है, एंड देन उसके बाद रिसोर्स मैनेजर है। देर आर दो चीज़ें हैं इधर। सो प्रोजेक्ट के फोल्डर में यू हैव ऐप सेक्शन। ऐप सेक्शन में देर आर 2 फोल्डर्स, मैनिफेस्ट, जावा एंड देन रिसोर्सेस। सो ऐप के फोल्डर में यू विल गेट मेन डॉट मैनिफेस्ट एंड जावा। सो मैनिफेस्ट फोल्डर में क्या होता है? मैनिफेस्ट फोल्डर इज द फोल्डर वेयर, जहाँ पे सब तुम्हारा जो भी ऐप का, जब भी तुम्हारा ऐप बन के तैयार होगा, जो भी चीज़ें दिखेंगी, मतलब पहला कौन सा स्क्रीन दिखेगा, तुम्हारे ऐप का आइकॉन कैसे होगा, या लेबल क्या होगा तुम्हारे ऐप का, या जो भी जब भी हमारा ऐप गूगल प्ले वेरीफाइड है या नहीं, ये सब मैनिफेस्ट फोल्डर के मैनिफेस्ट.xml में रहता है। सो वो जो भी डेटा है वो सब मैनिफेस्ट फोल्डर में रहता है। एक बार मैनिफेस्ट फोल्डर ओपन करना प्रिंस। ओके, सो इधर तुम सबको दिख रहा होगा manifest.xml। सो एंड्रॉयड बैकअप ट्रू, उधर फिर जो आइकॉन दिखेगा, वेब मैप, जो भी तुम्हारा आइकॉन अगर तुम्हें चेंज करना है, तुम्हारी कंपनी का डालना है, तो तुम उधर डाल सकते हो। उसके बाद यू कैन सी राउंड आइकॉन, देन उसके बाद थीम है, टारगेट एपीआई है, फिर एक्टिविटी एंड्रॉयड नेम डॉट मेन एक्टिविटी, मतलब जो भी तुम्हारा ऐप स्टार्ट होगा तो किधर से स्टार्ट होगा? मेन एक्टिविटी से स्टार्ट होगा, राइट? सो वो सब जो भी डिटेल्स है, जो भी तुम्हारा फोल्डर बनेगा एपी के फोल्डर, वो सब जो वो कैसे होगा मैनिफेस्ट होने के बाद, मतलब तैयार होने के बाद कैसे दिखेगा, वो सब कौन डिफाइन करता है? मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल डिफाइन करता है। सो दिस इज अबाउट द मैनिफेस्ट फोल्डर। उसके बाद आता है जावा फोल्डर। जावा फोल्डर में यू हैव, ओके, सो जावा फोल्डर में यू हैव com डॉट एग्जाम्पल, उसके बाद डेटा है, एंड देन सैम्पल प्रोजेक्ट। तो तुम्हारा इसमें, ओके, सो जावा के फोल्डर में तुम्हारा जो भी कोड रहेगा, सोर्स कोड पूरा का पूरा जावा के फोल्डर में रहता है। तो जावा के फोल्डर में तुम्हारा सबसे पहले तो com डॉट जो भी तुम्हारे ऐप का नाम है, एंड देन डॉट एग्जाम्पल होगा, उसके बाद जावा जनरेटेड, एंड उसके बाद रिसोर्स RES करके रहेगा फोल्डर। दिख रहा है? स्क्रीन थोड़ा लैग हो रही है इंटरनेट की वजह से, बट तुम्हारे इसमें अगर सिंक हो गया होगा, देन यू कैन सी इन योर ओन एंड्रॉइड स्टूडियो। कर सकते पूरे स्क्रीन को अपने एंड से, जो भी है। दिख रहा है क्या सबको स्क्रीन प्रॉपर? एक बार चैट में डाल दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर से ओके
है या नहीं सर? दिख रहा है ना स्क्रीन? ओके ठीक है फिर। ओके सो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर समझ लो अपना खुद, अगर दिख इधर नहीं दिख रहा तो खुद का एंड्रॉइड स्टूडियोज देख लो। इफ द प्रोजेक्ट इज मतलब सिंक हो गया तो ये सब फोल्डर्स आए होंगे तुम्हारे इसमें भी। सो सिंक होने के सबसे पहले मैनिफेस्ट फोल्डर जैसे मैंने बोला कि जब भी ऐप बनेगा उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, मैनिफेस्ट फोल्डर विल डिसाइड कि तुम्हारा ऐप का बिहेवियर कैसा रहेगा। फिर उसके बाद आता है जावा या फिर कॉटलिन फोल्डर, जो भी सोर्स कोड रहता है तुम्हारे कोड का, वो सब तुम्हारे इसमें कॉम डॉट ऐप नेम डॉट एग्जाम्पल में रहता है। उधर तुम लोग खुद का अलग अलग फोल्डर्स बना के ऐप मतलब जो भी पैकेजेस है तुम लोग डिफाइन कर सकते हो कि ये मेरा लॉगिन का फोल्डर रहेगा, ये मेरा पेमेंट का फोल्डर रहेगा, ये मेरा जो भी कोड्स रहेंगे उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए तुम लोग ये जावा फोल्डर में जाओगे। एंड उसके बाद आता है जावा जनरेटेड एंड रिसोर्स फोल्डर। तो रिसोर्स फोल्डर अगर तुम लोग ओपन करोगे तो उसमें तुम्हें 4 वैल्यूज दिखेंगे। सबसे पहले ड्रॉएबल दिखेगा, उसके बाद मिप मैप दिखेगा, उसके बाद वैल्यूज दिखेंगे एंड देन यू विल गेट XML। सो ये सब क्या है, रेस्ट फोल्डर मतलब क्या, रिसोर्स फोल्डर। तुम्हारे ऐप में लगने वाले जो भी चीज़ें हैं रिसोर्सेस, भले वो वीडियो हो या फिर इमेजेस हो या एनिमेशन हो या फिर आइकॉन्स हो, ये सब फोल्डर्स रिसोर्स फोल्डर में ऑर्गेनाइज होते हैं। तो रिसोर्स मैनेजर रिसोर्स फोल्डर को मैनेज करता है। तो ड्रॉएबल, सबसे पहले ड्रॉएबल्स क्या रहता है कि जो कोई भी चीज़ जो तुम लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हो, तुम्हारे स्क्रीन पे अगर कुछ ड्रॉ कर सकते हो तो दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉएबल्स। सो तुम्हें लगने वाले जो भी इमेजेस है या जो भी एनिमेशंस है, ये सब चीज़ें तुम लोग इधर इंपोर्ट कर सकते हो ड्रॉएबल्स में। नेक्स्ट है मिप मैप इज मोर लाइक आइकॉन्स एंड ये सब। सो मिप मैप में यू कैन हैव द मैप, जो भी बिट मैप रहता है तुम्हारे इसका कोड का, देन यू कैन इंपोर्ट द बिट मैप ओवर हियर। सो इधर अगर इफ यू विल ओपन दिस आईसी लॉन्चर एंड ये देखो ये आइकॉन है, मतलब इफ यू ओपन दी आईसी लॉन्चर यू कैन सी द हाँ ये आइकॉन है मिप मैप में। ओके एंड देन यू हैव आफ्टर द मिप मैप यू हैव जस्ट अ सेकेंड, मिप मैप के बाद तुम्हारी इसमें वैल्यूज है। सो कलर डॉट एक्सएमएल, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल और थीम्स डॉट एक्सएमएल। तो कलर डॉट एक्सएमएल में क्या है, ये सब चीज़ें जो रहती है आर करके रिसोर्स करके हमारा स्क्रिप्ट रहता है, तो उसमें हमारे सारी चीज़ों का मैपिंग हुआ रहता है कि ये कलर को एक आईडी दी होती है। तो आर डॉट ड्रॉएबल, अगर तुमने कोई भी इमेज इंपोर्ट की तो उसकी एक आईडी बन जाती है जो कि इंटीजर टाइप की रहते हैं। सो जो भी तुम लोग इंपोर्ट करोगे ना, सो उस सब चीज़ों को एक आर करके स्क्रिप्ट रहता है। सो आर विल मैनेज एंड गिव आईडीज टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो कलर्स डॉट एक्सएमएल में इधर तुम लोग कलर नेम पर्पल 200 सब चीजें क्या है कलर्स जो तुम लोग बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हो, XML एंड themes डॉट XML। सो ये सब चीज़ें व्हेनेवर जब भी तुम्हें तुम्हारा ऐप को Initial सर्फेस पे अभी into this these all files, पर जब भी हम प्रोडक्शन लेवल बनाएंगे you need जब भी रिक्वायरमेंट होगी एंड देन आर दी XML और डेटा एक्सट्रैक्शन। so these are not like these are currently out of scope, cloud backup है, ये सब है। discuss it once you will to complete with basics, जब भी हम एडवांस सीखेंगे we will look about this। so this is the basic structure of your Android project। manifest file जावा मतलब रिसोर्स फाइल एंड देन जावा का सोर्स कोड फाइल सॉरी, एंड उसके बाद होता है रेस्ट फोल्डर विच इज रिसोर्स फोल्डर, उसमें ड्रॉएबल रहता है, मिप मैप रहता है। अभी के लिए वी विल बी यूजिंग ओनली ड्रॉएबल एंड मिप मैप। ड्रॉएबल में वी विल इंपोर्ट ऑल द इमेजेस दैट विल रिक्वायर फॉर आवर प्रोजेक्ट, एंड मिप मैप में जो भी एसवीजी मतलब वेक्टर जो भी डायग्राम रहता है तो वो सब हम इसमें मिप मैप में इंपोर्ट करेंगे। सो एंड उसके बाद एक और तुम लोग को दिख रहा होगा नीचे ग्रेडल स्क्रिप्ट्स करके। ओके सो ग्रेडल क्या है, सो ग्रेडल इज बेसिकली अ बिल्ड टूल फॉर एंड्रॉयड। सो बिल्ड टूल क्या करता है, तुम्हारा जो भी जावा और एक्सएमएल, जावा एंड एक्सएमएल आर डिफरेंट कोड्स राइट। सो ग्रेडल स्क्रिप्ट क्या करता है, ग्रेडल इज अ बिल्ड टूल, वो तुम्हारे ये सब कोड को एक एपीके में, तुम लोग जो भी ऐप यूज करते हो तुम्हारे इसमें इंस्टॉल होने के पहले दे आर एपीके राइट। अगर क्रोम से कोई भी
एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर रहे हो देन इट्स एन एपीके। तो अगर प्ले स्टोर में भी करते हो देन ऑल्सो इट्स एपीके ओनली इन द डेटा सेंटर्स, बट वेन एवर यू इंस्टॉल द प्ले स्टोर डायरेक्टली इंस्टॉल्स फॉर यू। बट जब भी तुम लोग एक्सटर्नल थर्ड पार्टी कोई भी ऐप यूज करते हो देन इट्स एन एपीके। सो एपीके इज समथिंग दैट विल इज अ पैकेज। जो पैकेज रहता है वो सब कौन करता है, ग्रेडल स्क्रिप्ट्स करता है। मतलब ग्रेडल स्क्रिप्ट्स क्या है, स्क्रिप्ट्स है। स्क्रिप्ट्स मतलब क्या, अ बंच ऑफ कोड जो तुम्हारे पूरे ऐप को बिल्ड करेंगे। तो उसमें बहुत अलग सारी चीज़ें हैं। ग्रेडल एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। बस अभी के लिए समझो कि हमारे मोबाइल में ऐप को कंपैटिबल बनाने के लिए जावा और एक्सएमएल कोड को बाइंड करने के लिए वी आर यूजिंग ग्रेडल। मतलब बेसिकली तुम्हारे पूरे कोड को एपीके कन्वर्ट करने के लिए ग्रेडल की जरूरत पड़ती है। तो अभी ग्रेडल सिंक हुआ मतलब क्या हुआ, ग्रेडल का जो भी स्क्रिप्ट है जो तुम्हारे, इफ यू विल ओपन ग्रेडल स्क्रिप्ट, प्रियांशु इफ यू कैन ओपन ग्रेडल स्क्रिप्ट, एनी बिल्ड डॉट ग्रेडल ओपन कर दो एक बार। ओके तो इधर प्लगइन्स लिखे हुए हैं एंड टास्क, नीचे वाला भी कर दे एक बार, आगे नीचे वाला उसके बिल्ड डॉट ग्रेडल के नेक्स्ट वाला। ओके हाँ ये यही चाहिए। सो इसमें तुम लोग को क्या दिख रहा है, प्लगइन्स दिख रहे हैं। प्लगइन्स मतलब क्या कि जो अभी हमारे इसमें ऐप में नहीं है बट वी वांट टू यूज इट, किसी और ने बना के रखा है बट वी जस्ट वांट टू प्लग इन। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ तो बना है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ तो एक एग्जांपल उन्होंने बना के रखा है सो दैट एवरीबडी कैन यूज। सो प्लगइन्स आर सिमिलर टू दैट। अगर कोई फंक्शनैलिटी का चीज है लाइक कंपाइलर है कोई तो, बट वी वांट टू यूज इट ऑन, सो उसका एक प्लगइन रहेगा। सो वी विल प्लग इनटू आवर एप्लीकेशन। सो प्लगइन्स रहते हैं। देन उसके बाद एंड्रॉइड का कंपाइल एसडीके रहेगा, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। सो ये सब क्या है, ग्रेडल स्क्रिप्ट्स है। इधर जो डिपेंडेंसीज है, नीचे आओगे, नीचे थोड़ा डिपेंडेंसीज पे, हाँ। सो डिपेंडेंसीज में तुम लोग को दिख रहा होगा इम्प्लीमेंटेशन का ऐप कंपैटिबिलिटी वर्जन 7.28। ये अगर मिसमैच हुआ ना तो हमारे एंड्रॉइड स्टूडियोज को कुछ समझता ही नहीं है। सो तब हमारा डिज़ाइन मतलब पूरा सब एरर आता है। कुछ भी कोड लिखोगे ना पूरा एरर आता है। सो जब भी तुम लोग एंड्रॉइड स्टूडियोज चालू करोगे सो मेक श्योर कि तुम्हारा ग्रेडल अप टू डेट होगा। सो जो भी अपडेट्स आते हैं वो डायरेक्टली मतलब वो नोटिफाई करता है कि ग्रेडल इज वॉट एवर अपडेट आया है, नया वर्जन आया है, डू यू वांट टू इंस्टॉल। तो उसको इग्नोर मत करो, फटाफट से कर लो। और मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर यूज़ करते हो तो इंटरनेट कनेक्ट करके यूज़ करो। वंस द वर्जन इज क्लियर तो फिर वो समझ में आता है कि हाँ कि वर्जन कंपैटिबल है एंड देन द कोड कैन बी अंडरस्टूड बाय द ग्रेडल। तो ग्रेडल और ऐप का जो भी है समझ में आया क्या सबको, या दिमाग पर से चला गया सब कुछ? एंड्रॉइड स्टूडियोज का स्ट्रक्चर या इसको मैन्युअली अपग्रेड करने का कहाँ पे ऑप्शन रहता है? मैन्युअली क्यों अपडेट करोगे तुम? नहीं मतलब जब मेरा वर्जन, अच्छा वैसे आई आल्सो मेरा डोंट एक्चुअली नो। पुराना है ना। वो अच्छा मतलब मुझे भी पता नहीं बट वो आएगा। मतलब जब भी तुम्हारा अभी डाउनलोड तुम्हारा अप टू डेट हुआ होगा बिकॉज अभी सिंक हुआ ना, तुम्हारा डाउनलोड्स हुए ना बहुत सारे, सो वो अभी हुआ होगा, दैट्स नॉट एन इशू। वो बस तुम्हें इंटरनेट कनेक्ट करके रखना है, वो खुद से सब कुछ मैनेज कर लेगा, प्रॉब्लम नहीं है। ओके थोड़ा समझा, पूरा समझने के लिए क्या बचा है बस वो बता दो। मतलब समझ में क्या नहीं आया प्रियांशु? माइक खोल के बोल दे भाई, इतना क्या है। अच्छा ठीक है, डाल दे चैट में, डाल दे डाउट चैट में डाल दे जो भी। किधर से नहीं समझा मतलब देख, मतलब दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट अभी के लिए बट इट्स जैसा जैसा अप्लाई करेंगे और समझने लगे। ओके फाइन फाइन। तो ये तो मतलब एप्लीकेशन का है। सो बस अभी जो भी क्या है, जो भी स्ट्रक्चर है हमारे
एप्लीकेशन जो भी हम ऐप बनाएंगे उसका एंड्रॉयड स्टूडियोज में जो भी स्ट्रक्चर है वो समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो इट्स फाइन, इशू कोई भी इशू नहीं है। ये समझा क्या सबको? एवरीबडी डाल दो यार चैट में सब, माइक खोल के वही तो बोल दो। ओके ठीक है, प्रियांशु स्टॉप कर दे शेयरिंग। हाँ ठीक है। ओके सो अभी तुम्हारे एंड्रॉयड स्टूडियोज में एक और चीज़ इंस्टॉल करनी है, दैट इज़ AVD, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस क्या करेगा? इट्स समथिंग, सो ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, जैसे मैंने बोला, इफ़ यू इट्स विजिबल राइट। सो मैनिफेस्ट फोल्डर दिख रहा होगा एंड ऑल दिस फोल्डर्स। सो आई विल गो इन जावा फोल्डर, main activity, files under the git folder. सो तुम लोग के इधर ये सेक्शन है ऐप के बाद, इधर दिख रहा है क्या? सो इधर नो डिवाइस दिख रहा होगा अभी के लिए। सो उसके इसमें डिवाइस मैनेजर में जाओ सब लोग। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद यू कैन सी क्रिएट डिवाइस ऑप्शन ओवर हियर। क्रिएट डिवाइस करने के बाद वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वर्चुअल डिवाइस। मतलब तुम्हारे एंड्रॉयड स्टूडियोज में जो भी तुम लोग ऐप बनाओगे, साइड बाय साइड जब तुम्हें अगर देखना रहा कि मेरा ऐप मैंने बनाया वो एक्चुअल में फंक्शन कर भी रहा है या नहीं, तो उसके लिए वी नीड अ वर्चुअल डिवाइस। सो दैट्स कॉल्ड AVD, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। सो वो वर्चुअल डिवाइस का हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर तुम लोग अभी जो भी मोबाइल चाहते हो, यू कैन ब्रिंग ऑन योर पिक्सल है गूगल का, अभी मतलब सच में अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसमें तो अफोर्ड कर सकते हो। सो सबसे कंपैटिबल है पिक्सल 4a 4XL, कोई भी कर लो। इधर स्क्रीन साइज है तुम्हारे हिसाब से, या फिर इधर 8 फोल्ड है सैमसंग का, तुम्हारे हिसाब से देख लो। बट इट्स गुड टू यूज़ पिक्सल 4a या नेक्सस का कोई भी यूज़ कर लो। सो पिक्सल 4 ऑलरेडी है मेरे पास। सो लेट्स सी पिक्सल, आई विल टेक नेक्सस एंड देन नेक्स्ट। उसके बाद ये वापस से बहुत ज़्यादा इंटरनेट लेगा, इट विल टेक अराउंड 700 और 800 MB टू डाउनलोड। एंड उसके बाद नेक्स्ट करो, और सब नाम तुम्हारे हिसाब से दे सकते हो, माई मोबाइल, कुछ भी दे सकते हो नाम, एंड फिनिश कर दो बस। उसके बाद वो डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। मेरा एक्चुअली सब डाउनलोडेड है, इसलिए ये हो गया है डाउनलोड। सो देयर इज नो इशू विथ मी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 है। सो ये नेक्सस ऑलरेडी क्रिएट हो गया। सो AVD का हो गया क्या सबका? AVD में कोई डाउट है क्या किसी को? यहाँ पे 4 फाइल्स है, चारों डाउनलोड करनी है क्या? सब डाउनलोड करना है भाई एक 1.4 GB की फाइल है। 1.4 GB, हाँ शायद 1.4 GB के है। ठीक है। और अगर किसी के इसमें जगह नहीं रहेगी, देन यू हैव एन अल्टरनेटिव कि खुद के मोबाइल में चला के देखो। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू ओपन USB डिबगिंग इन योर मोबाइल। डेवलपर ऑप्शन में रहेगा, हर एक मोबाइल में अलग अलग रहता है। बेसिकली डेवलपर मोड ऑन करने के लिए तुम्हारे मोबाइल में देख लो कि हाउ टू ओपन डेवलपर मोड इन डैश मोबाइल। सो उसके हिसाब से तुम्हें सेटिंग मिल जाएंगे, एंड देन यू कैन इंस्टॉल, मतलब डेवलपर मोड ऑन करके उसमें USB डिबगिंग ऑन करो। वंस द USB डिबगिंग इज ऑन, USB से मोबाइल को कनेक्ट करो
एंड हो गया, फिर तुम्हारा हो जाएगा। वेन एवर यू विल रन द ऐप, इधर जो भी रन का ऑप्शन है ये वाला, वो डायरेक्टली तुम्हारे मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन यू कैन तुम्हारे मोबाइल में ऑपरेट कर सकोगे। ओके, तो इसका वी विल सी द डेमो। एक बार तुम लोग अपना यूएसबी डिबगिंग ऑन करके देख लो, किसी का अगर हो नहीं रहा है देन जस्ट सी। चैट बहुत ठंडा पड़ रहा है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ इधर ही, वी विल सॉर्ट हियर ओनली। हेलो, 23 अटेंडीज क्या कर रहे हैं? ओके ठीक है। सो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं बस। एंड्रॉयड स्टूडियोज का इंस्टॉलेशन इतना ही है, एवीडी तक करना है, उसके बाद वी आर गुड टू गो टू क्रिएट एप्लीकेशंस। बट एंड करने से पहले लेट अस सी कि हम नेक्स्ट सेशन में बनाने क्या वाले हैं, एंड तुम्हारा एवीडी दिखेगा कैसे, ये सब वी विल सी। Application to the Android. Okay. ये यूएसबी डीबगिंग मैंने चालू कर लिया मेरे फोन में, तो अभी कैसे यूज करना है इसको एंड्रॉइड स्टूडियो पे? वो यूएसबी जो रहता है ना तुम्हारा, वो सिस्टम के यूएसबी प्लग उसमें प्लग इन कर दो एंड मोबाइल को कनेक्ट कर दो। देखो, मोबाइल के सेटिंग्स में जाके एनेबल यूएसबी डिबगिंग करना पड़ेगा। किया हाँ, वो करने के फिर बाद वो यूएसबी कॉर्ड से कनेक्ट कर दो मोबाइल को एंड हो गया, फिर तुम्हें बस डायरेक्टली रन करना है, और वो सिर्फ परमिशन मांगेगा ओके इफ यू ओके, वांट टू। आ गया। हाँ हाँ। हाँ तो जो भी मैं एप्लीकेशन अगर यहाँ पे कुछ ट्राई करना चाहता हूँ तो मेरे फोन के रिसोर्सेज पे रन होगा क्या? हाँ, फोन पे रिसोर्स पे रन होगा पूरा। थैंक्स। या ओके, सो हम लोग आगे क्या बनाने वाले देख लो अभी। टेक पिक्सल 4 एक्सेल एंड एक्सेस जो भी है, नया मोबाइल आ जाएगा अभी। रनिंग एमुलेटर्स। सो ये मेरा मोबाइल बन गया मेरे स्क्रीन पे। सो ऐसे ही तुम्हारे स्क्रीन पे आ जाएगा वंस यू डाउनलोड दी एवीडी। सो मेरा मोबाइल अभी ऑनलाइन आ गया है, इंस्टॉल होगा अभी, मेरा ऐप इंस्टॉल होगा इसमें।
जल्दी से बहुत टाइम ले रहा है अभी। It's, सो दिस इज़ द एप्लीकेशन दैट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। हम लोग क्या करने वाले हैं, इधर जो भी नाम आएगा, जो भी विल राइट द नेम, वो हैप्पी बर्थडे वो ऐसे लिख के आएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड इन अपकमिंग सेशन। जो बेसिक ऐप है एंड उससे भी एडवांस, बट एज ऑफ नाउ जो भी है सिंपल टेक्स्ट जो भी डालेंगे उसका हैप्पी बर्थडे करके नाम आएगा। जो भी नाम डालोगे डायनेमिकली इधर वो टाइप होगा। So this is what we are going to make in upcoming sessions. So stay tuned. पता है आज का थोड़ा बोरिंग रहा होगा बिकॉज इंस्टॉलेशन वगैरह रहा और कॉटलिन भी था, बट नेक्स्ट सेशन में मज़ा आएगा बिल्डिंग यूआई एंड वर्किंग विथ एक्चुअल एंड्रॉयड डेवलपमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। सो या अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है, दे कैन स्टॉप, अदरवाइज वी आर डन फॉर द डे। और कोई भी अगर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है, दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद अस एंड नेक्स्ट सेशन से वी विल बी बिल्डिंग दिस ऐप एंड ऑल्सो मोर ऑफ कॉटलिन। जो भी एंड्रॉयड स्टूडियोज का कोड लैब्स है वो भी कंप्लीट कर लो, सो दैट तुम्हें बैच अर्न करने का मौका मिलेगा। यू कैन अर्न बैजेस। So yeah, that's all for today. Thank you guys. Thank you very much.